इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक एबिलिटी मेरे अंदर जागी थी। ये 1 मीटर के दायरे में किसी भी चुनी हुई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ले जा सकती थी। लेकिन असल इस्तेमाल में अगर किसी किताब को रिफ्रेश करो तो वही किताब वापस मिलती थी। अगर किसी तौलिए को रिफ्रेश करो तो वही तौलिया वापस मिल जाता था। इसलिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट क्रैकर्स उठाकर मुझे छोड़कर चली गई। वो बिना पीछे देखे सीधे किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठ गई। जाने से पहले उसने खाली इंस्टेंट नूडल कप मेरे पैरों के पास ऐसे फेंका जैसे किसी कुत्ते के आगे बचा खुचा खाना फेंक रही हो। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ब्लेम मत करना बेब, तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरह बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को घूरता रहा और तभी मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल चमका, रिफ्रेश। अचानक हवा में बीफ की गहरी और लाजवाब खुशबू फैल गई। फटे हुए रैपर के नीचे एकदम सही तरह से रखा हुआ नूडल केक और 3 सीजनिंग पैकेट्स पड़े थे। मैं वहीं जम गया। मेरी एबिलिटी बेकार नहीं थी। हम सबने उसे पूरी तरह गलत समझा था। किसी चीज को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लौटाने का मतलब 1 सेकंड पहले वाली हालत नहीं था। उसका मतलब था जिस पल वो चीज पहली बार अस्तित्व में आई थी उसी हालत में वापस जाना। एक खाली इंस्टेंट नूडल कप की ओरिजिनल स्टेट खाली कप नहीं थी। उसकी ओरिजिनल स्टेट थी एकदम नई फैक्ट्री सील्ड नूडल्स की कप। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा, डर की वजह से नहीं बल्कि फट पड़ने वाली खुशी की वजह से। मैंने लुटे हुए कन्वीनियंस स्टोर के चारों तरफ देखा। शेल्फों पर फटे स्नैक रैपर्स और खाली ड्रिंक बॉटल्स बिखरी पड़ी थीं। दूसरों के लिए ये सब कचरा था, लेकिन मेरे लिए ये अंतहीन खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स बनाना शुरू नहीं किया। अपोकलिप्स में खाने की कोई भी खुशबू अनचाहे लोगों को खींच सकती थी। मैं बहुत सावधानी से स्टोर की दूसरी मंजिल वाले स्टोरेज रूम तक चढ़ा। फिर मैंने भारी शेल्व्स लगाकर उसके एंट्रेंस को बंद कर दिया। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि अब मैं सेफ हूं, तभी मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने एक खाली नूडल कप फर्श पर रखा और मन ही मन फुसफुसाया, रिफ्रेश। कप पर एक बहुत हल्की सी लहर चमकी और अगले ही पल वहां एक और बिल्कुल नई नूडल कप आ गई। मैंने अपनी खुशी दबाकर फिर वही किया और करता रहा। 10 मिनट बाद मेरे सामने 60 नूडल कप्स का ढेर लगा हुआ था। मेरी एबिलिटी का कूल डाउन 10 सेकंड का था, मतलब नूडल्स अनलिमिटेड थे, हमेशा के लिए। फिर मेरी नजर पास पड़ी एक खाली वाटर बॉटल पर गई। रिफ्रेश। तुरंत 500 मिलीलीटर साफ पानी से भरी बॉटल मेरे सामने आ गई। फिर मैंने फर्श पर पड़े फर्स्ट एड किट के खाली डिब्बे की तरफ देखा। उसके अंदर कुछ नहीं बचा था, सिर्फ खाली शेल। रिफ्रेश। एकदम नया फर्स्ट एड किट मेरी हथेलियों में आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवाई, अपोकलिप्स में सबसे कीमती सप्लाईज अब मेरे लिए अनलिमिटेड हो चुकी थीं। लिली, तुम्हें लगा था मेरी एबिलिटी बेकार है? बस इंतजार करो, एक दिन तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर खाने के एक कौर के लिए भीख मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैं उसी स्टोरेज रूम में बंद रहा। वहां पड़े खाली रैपर्स और पैकेजेस के पहाड़ अब मेरे रॉ मटेरियल्स बन चुके थे। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो भी पेट भर सकता था, मैं उसे बार बार रिफ्रेश करके ढेरों सप्लाईज में बदलता गया। ड्रिंक्स और बॉटल्ड वाटर ने आधा कमरा भर दिया। सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे एक खाली गैस कैनिस्टर भी मिल गया। स्टोर से मिला पोर्टेबल कैंप स्टोव अपनी पीठ पर बांधकर मैं अब जो चाहूं पका सकता था। अब आखिरकार मैं कुछ गर्म खा सकता था। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी। फिर पानी उबाला, 3 सीजनिंग पैकेट्स फाड़े और नूडल केक को धीरे से उसमें डाल दिया। जब वो बहुत दिनों से भूली हुई खुशबू मेरी नाक तक पहुंची, तब आखिरकार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं रोते रोते खाता रहा और सब कुछ ऐसे निगल गया जैसे बरसों से भूखा था। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से ये मेरी सबसे पेट भरने वाली और सबसे सुकून भरी मील थी। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग फिर से साफ होने लगा।
यहाँ छिपे रहना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो सकता था। जल्दी या देर से ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते या दूसरे सर्वाइवर्स इस जगह को ढूंढ लेते। मुझे एक ज्यादा सेफ बेस ढूंढना था और मुझे वेपन्स भी चाहिए थे। सिर्फ खाना और पानी होना मुझे और भी आसान टारगेट बना देता। एक ऐसा मेमना जिसे बस काटे जाने का इंतजार हो। मैंने अपनी सारी सप्लाईज 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भर दी। फिर मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांक कर देखा। सड़क पर कुछ ज़ॉम्बीज बिना दिशा के इधर-उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और उस फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ लिया जिसे मैंने रिफ्रेश किया था। वह बिल्कुल उतनी ही शार्प थी जितनी बनने के दिन थी। अब चलने का समय था। स्टोर से बाहर निकलना मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। मैंने पिछली गलियों के जाल का इस्तेमाल करके ज्यादातर ज़ॉम्बीज को अवॉइड कर लिया। अगर कोई अकेला ज़ॉम्बी रास्ते में मिल जाता तो मैं एक फ्रेशली रिफ्रेश्ड सोडा कैन उसके सिर पर दे मारता। जब वो लड़खड़ाता तब मैं नाइफ से उसका काम खत्म कर देता। मेरा डेस्टिनेशन था शहर के पश्चिमी हिस्से का ब्लू बे कम्युनिटी। ये एक जाना माना हाई क्लास रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। उसकी सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत थी और उसकी ऊंची मोटी दीवारें अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में काफी मददगार रही होंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ था तब मैं स्कूल में था और मेरा उनसे कांटेक्ट टूट गया था। उन्हें ढूंढना ही एकमात्र वजह थी जो मुझे आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ब्लू बे कम्युनिटी तक जाने का रास्ता मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। पूरा शहर पूरी तरह टूट चुका था। छोड़ी हुई गाड़ियां हर मेन रोड को जाम किए पड़ी थीं। रास्ते में मैंने बहुत डरावने मंजर देखे। लोग थोड़ी सी सप्लाईज के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े थे। उसी पल मुझे बहुत दर्दनाक सावधी के साथ समझ आया कि लिली का धोखा शायद इस बेरहम दुनिया का बस सबसे छोटा हिस्सा था। यहाँ इंसानियत पहले ही बिखर चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे कम्युनिटी की बाहरी सीमा तक पहुंच गया। बड़े बड़े लोहे के गेट कसकर बंद थे और दीवारों पर धुंधले से साए पहरा दे रहे थे। ये सच में सर्वाइवर्स का एक मजबूत गढ़ बन चुका था। मैंने काफी देर तक दूर से सब कुछ देखा। अंदर जाने का मतलब था उनकी चेकिंग से गुजरना। इसलिए मैंने अपना बैग फिर से सेट किया। मैंने अपनी ज्यादातर सप्लाईज एक छिपी हुई नाली में छिपा दी और सिर्फ 2 पानी की बोतलें और एक क्रैकर्स का पैकेट अपने पास रखा। फिर मैं एक आम रेफ्यूजी का नाटक करते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, कौन है वहां? ऊपर दीवार से एक तेज आवाज आई। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और ऊपर देखा। मेरा चेहरा धूल और गंदगी से सना हुआ था। मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरा नाम एवन लिन है और मेरा घर बिल्डिंग 17 में है। बिल्डिंग 17? एवन लिन? ऊपर वाला आदमी चुप हो गया, शायद रेडियो पर चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद लोहे का गेट हल्का सा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने हाथ में एक स्टील पाइप पकड़ी हुई थी और उसका चेहरा शक से भरा था। आईडी दिखाओ, उसने रूखेपन से कहा। मैंने पहले से तैयार अपनी आईडी निकाली और उसे दे दी। उसने इसे चेक किया, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, सिर्फ तुम्हारी सप्लाईज कहाँ हैं? मैंने अपना सिर झुका लिया और अपनी आवाज में बिल्कुल सही मात्रा में डर लाते हुए कहा, रास्ते में मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, बस यही बचा है। उस आदमी ने शक के साथ भौहें सिकोड़ी, लेकिन मेरे दुबले पतले शरीर और दयनीय हालत को देखकर उसने राहत की सांस ली। अंदर आ जाओ। नियम याद रखना, हर नए आने वाले को अपनी आधी सप्लाईज कम्युनल हिस्से के लिए देनी होती है। ये सुनकर मेरा सीना कस गया, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले ही प्लान बना लिया था। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और एक पानी की बोतल और आधा क्रैकर्स का पैकेट उसे दे दिया। आदमी ने उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में थोड़ी नफरत दिखी, लेकिन फिर भी उसने मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम वहां एक ऑर्डर था। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ डिफेंसेस को मजबूत कर रहे थे और महिलाओं और बच्चों को कम्युनिटी क्लब हाउस में सुरक्षित रखा गया था। ये जगह अपोकलिप्स के बीच किसी टापू जैसी लग रही थी, जो बाहर के खून खराबे से कुछ पल के लिए कटी हुई थी। रजिस्ट्रेशन कर रही एक औरत ने मुझे बताया कि अब इस कम्युनिटी को बॉस लियो नाम का आदमी चलाता है,
जो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। अपोकलिप्स के बाद उसके अंदर एक अर्थ टाइप एबिलिटी जाग गई थी और उसने सबको बचाने के लिए एक सिक्योरिटी टीम बनाई। हर रेजिडेंट को उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से रोज खाने का राशन मिलता था। जिन्हें ज्यादा चाहिए था उन्हें पेट्रोल टीम या लॉजिस्टिक्स यूनिट में शामिल होना पड़ता था। मैंने खराब सेहत का बहाना बनाया और अभी के लिए किसी भी ग्रुप से दूर रहा। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी अपने माता पिता को ढूंढना था। लेकिन जब मैं बेचैनी से भागते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। मेरा दिल बैठ गया। अंदर जाकर मैंने मम्मी पापा को आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक खामोशी छाई रही। लिविंग रूम की टेबल पर धूल की एक पतली परत जमी थी। इसका मतलब था कि वे कम से कम कई दिनों से यहां नहीं थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था, जो इस निराशाजनक स्थिति में एक छोटी सी राहत थी। मैं फर्श पर गिर पड़ा, एक ऐसी लाचारी और डर से घिर गया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। जब मैं वहां खाली और खोया हुआ बैठा था, तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। एक मजाक उड़ाती हुई आवाज आई, अरे वाह, लगता है हमसे कोई छूट गया था। मैंने तेजी से अपना सिर उठाया। दरवाजे पर दो आदमी खड़े रास्ता रोके हुए थे। आगे वाला आदमी गंजा था और वो मुझे एक शिकारी जैसी मुस्कान के साथ घूर रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो बॉस लियो के खास आदमियों में से एक था, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन ने अपने होंठ चाटे और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कटने के लिए रखा हुआ कोई मांस का टुकड़ा हूं। इस घर के असली मालिक ने कुछ दिन पहले बॉस लियो का कर्ज कर लिया था। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? शांत हो जाओ, हमने बस उन्हें बाहर निकाला है। अपोकलिप्स में बेकार लोगों के साथ यही होता है। लेकिन तुम में थोड़ी जान दिख रही है। हमारे लिए कुछ काम करो तो शायद हम तुम्हें खाने को कुछ दे दें। मैं कितना बेवकूफ था जो इस जगह को सुरक्षित समझ रहा था। पता चला कि यहाँ भी वही नियम है, ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। जैसे ही वे मेरे करीब आए, मेरा हाथ चुपचाप मेरे बैग की साइड पॉकेट की तरफ गया, जहां एक फ्रेशली रिफ्रेश्ड फ्रूट नाइफ मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने लड़ने की तैयारी की, दरवाजे से एक ठंडी और मजबूत महिला की आवाज आई, पीछे हटो। स्कॉर्पियन और उसका साथी एक साथ जम गए। जब उन्होंने देखा कि कौन है, तो उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह चापलूसी ने ले ली। दरवाजे पर खड़ी उस औरत ने पूरी ब्लैक कॉम्बैट गियर पहनी हुई थी। उसके पास एक ब्लेड थी जिस पर अभी भी गहरा लाल खून लगा हुआ था और उसके पीछे कई बेहद खतरनाक स्क्वाड मेंबर्स खड़े थे। मैंने उसे पहचान लिया। वो लीना थी, शार्प ब्लेड स्क्वाड की कैप्टन, जो सिक्योरिटी टीम की सबसे एलीट फाइटिंग यूनिट थी। अफवाह थी कि उसके पास प्रिसिजन नाम की एक रेयर एबिलिटी जागी है, जिसकी ताकत को मापना नामुमकिन था, और वो बॉस लियो का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। लीना ने स्कॉर्पियन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने शांति से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, ये लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। स्कॉर्पियन का चेहरा बदल गया और वो घबराते हुए सफाई देने लगा। कमांडर, इसकी बातों में मत आइए। इसके माता पिता पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का कर्ज था। हम बस ये घर लेने आए थे। किसी घर को लेने के लिए दो आदमियों को दरवाजा रोकने की जरूरत कब से पड़ने लगी? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक साफ अथॉरिटी थी। बाहर निकलो, अभी। स्कॉर्पियन ऐसा लग रहा था जैसे उसे फांसी की सजा से माफी मिल गई हो। उसने अपने साथी को पकड़ा और वहां से भाग गया। उनके जाते ही मेरे शरीर का सारा तनाव खत्म हो गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा था। लीना ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न थी। उन लोगों से दूर रहना, उसने यह एक चेतावनी की तरह कहा, न कि किसी बुलावा की तरह, और जाने के लिए मुड़ गई। मैंने जल्दी से उसे पीछे से आवाज दी, कमांडर लीना, क्या आपको पता है कि मेरे माता पिता को कहाँ भेजा गया है? उनका नाम फ्रैंक और सूजन लिन है। लीना ने कुछ पल सोचा। मुझे वे याद हैं।
बॉस लियो ने हर उस इंसान को जो काम नहीं कर सकता या लड़ नहीं सकता, बूढ़े, कमजोर, बीमार, उन्हें नॉर्थ गेट के बाहर वाली अबैंडन्ड फैक्ट्री में फेंक दिया है। उसने इसे उन्हें अपने हाल पर छोड़ना कहा था। मेरा सीना जोर से कस गया। एक अबैंडन्ड फैक्ट्री जहां न खाना था और न कोई सुरक्षा, यह सीधे सीधे मौत की सजा थी। जैसे ही लीना गई, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे उस फैक्ट्री तक जाना था, मुझे अपने मम्मी पापा को ढूंढना था, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को हथियारों से लैस करना था। मैंने अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकाली, उसे 2 बाइट्स में निगल लिया ताकि मेरी एनर्जी वापस आ जाए। फिर मेरी नजर उस स्टील पाइप पर गई जो स्कॉर्पियन ने जमीन पर छोड़ दी थी। उसमें जंग लगा था और वो थोड़ी मुड़ी हुई भी थी। मैंने उस पर अपना हाथ रखा और कहा, रिफ्रेश। एकदम नई स्टील पाइप मेरे हाथ में आ गई, जो एक ठंडी धातु की चमक के साथ चमक रही थी। इतना काफी नहीं था। मैं किचन की तरफ भागा और अपने पापा की पुरानी आउटडोर सर्वाइवल किट निकाली। उसमें एक मल्टी टूल, एक सर्वाइवल हैचेट और एक कॉम्बैट नाइफ थी, जो सालों से बिना इस्तेमाल के रखे रहने के कारण अपनी धार खो चुके थे। रिफ्रेश। तीनों ब्लेड्स तुरंत उसी रेजर जैसी धार में वापस आ गए जैसे वे पहले दिन थे। जब अंधेरा छा गया तो मैं पेट्रोल शिफ्ट्स के बीच के गैप से चुपचाप निकलकर नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ गया। ये मेन गेट से बहुत ज्यादा वीरान था। वहां बस 2 गार्ड्स उबासी लेते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय मैंने कैमरों का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा और एक फ्रेशली रिफ्रेश्ड रस्सी का इस्तेमाल करके 3 मीटर से भी ऊंची दीवार को बिना पसीना बहाए पार कर लिया। दीवार के बाहर सिर्फ बंजर जमीन थी। दूर एक फैक्ट्री का ढांचा दिख रहा था, जो लोहे के किसी शांत जानवर की तरह लग रहा था। हवा में जंग की बदबू आ रही थी। अंधेरे में कहीं ज़ॉम्बीज़ गुर्रा रहे थे। मैंने अपनी स्टील पाइप कसकर पकड़ी, नीचे झुका और तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ा। लेकिन मैं जितना करीब गया, ज़ॉम्बीज़ उतने ही बढ़ते गए। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया और देखा कि फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 1 दर्जन ज़ॉम्बीज़ जमा थे। वे अंदर की किसी चीज की तरफ खिंचे चले आ रहे थे और अपने शरीर को बंद लोहे के दरवाजों से टकरा रहे थे। उन दरवाजों के पीछे से हल्की हल्की रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मम्मी और पापा वहीं अंदर थे। मेरे अंदर घबराहट दौड़ गई, लेकिन मेरी समझदारी ने मुझे रोक लिया। मैं ऐसे ही अंधाधुंध अंदर नहीं घुस सकता था। मैंने इलाके का मुआयना किया और फैक्ट्री की साइड वाली दीवार पर करीब 4 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियों की एक लाइन देखी। वही मेरे अंदर जाने का रास्ता हो सकता था। मेरा मन पक्का हो गया और मैं आगे बढ़ा। मैंने एक ढीला पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से सड़क के नीचे खड़ी एक छोड़ी हुई गाड़ी पर दे मारा। पत्थर एक तेज आवाज के साथ गाड़ी की खिड़की से टकराया। गेट पर खड़े ज़ॉम्बीज़ झांसे में आ गए और धीमी चाल से उस आवाज की तरफ मुड़ गए। मैंने मौके का फायदा उठाया और तेजी से फैक्ट्री की दीवार की तरफ भागा। अपनी रस्सी निकाली, उसके एक सिरे पर क्लाइंबिंग पिक बांधी और उसे जोर से फेंका। पिक खिड़की के छज्जे पर मजबूती से फंस गई। मैंने एक गहरी सांस ली, हाथों के सहारे ऊपर चढ़ा, खुद को खिड़की से अंदर खींचा और नीचे कूद गया। ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन फ्लोर था। हर तरफ जंग लगी मशीनें और बिखरे हुए पुर्जे पड़े थे। टूटी हुई छत से चांद की बस हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। फ्लोर के दूसरे कोने से दबकर रोने और बहस करने की आवाजें आ रही थीं। मैं अंधेरे में सावधानी से आगे बढ़ते हुए उन आवाजों की तरफ गया। टूटी हुई मशीनों से बनाए गए एक बैरिकेड के पीछे मुझे दर्जनों सर्वाइवर्स मिले। उनमें से ज्यादातर बूढ़े या बच्चे थे। मैंने तुरंत अपने माता पिता को पहचान लिया। वे एक कोने में सिकड़े हुए थे। मम्मी अपने घुटनों को पकड़कर बिना आवाज किए रो रही थीं और पापा उन्हें कसकर पकड़े हुए उन्हें तसल्ली दे रहे थे। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने उन्हें आवाज दी, मेरी आवाज टूट रही थी। सब लोग चौंक कर एक साथ मुड़े। मम्मी और पापा ने झटके से अपना सिर उठाया और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनका सदमा एक भारी खुशी में बदल गया। मम्मी की चीख निकल गई और वो लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ भागी। इस निराशाजनक अपोकलिप्स में हम तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जिंदा होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएंगी।
एक साथ मिलने की उस खुशी ने सारे डर और निराशा को धो डाला। लेकिन तभी एक कठोर आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। ओए, तू कहां से टपक पड़ा? एक आदमी जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था आगे बढ़ा। उसके पीछे कई हट्टे-कट्टे नौजवान थे। साफ था कि वही यहाँ का बॉस था। उसकी नजर मेरे भरे हुए बैग पर टिक गई और उसकी आंखों में लालच जल रहा था। मानना पड़ेगा बच्चे, अकेले यहां तक पहुंच गया। बैग में क्या है, सबको दिखा। मैं अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, ये मेरा है। तेरा? स्कार ने एक छोटी और अपमानजनक हंसी हंसी। यहां किसी का कुछ नहीं है, ये सब मेरा है। अगर समझदार है तो बैग दे दे, वरना। उसने अपना क्लीवर धीरे से घुमाया। उस धमकी को किसी और सफाई की जरूरत नहीं थी। उसके आदमी भेड़ियों की तरह मेरे चारों तरफ घूमने लगे। यहां फेंके गए बूढ़े और कमजोर लोग खामोशी से सब देख रहे थे। वे गुस्से में थे लेकिन लाचार थे। पापा ने जल्दी से मुझे अपने पीछे खींचा और स्कार की तरफ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, साहब, मेरे बेटे को नहीं पता कि यहाँ चीजें कैसे काम करती हैं। बैग में बस थोड़ा सा खाना है, आप सब ले लीजिए, बस उसे चोट मत पहुंचाइए। बहुत देर हो चुकी है, स्कार ने क्रूरता से मुंह बनाते हुए कहा। अब मुझे सिर्फ बैग नहीं चाहिए, मुझे इसकी जान चाहिए। शब्द उसके मुंह से पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि उसने मुझ पर झपट्टा मार दिया। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और अपनी स्टील पाइप को एक तेज और सटीक एंगल पर उसकी कलाई पर दे मारा। एक तेज कड़क की आवाज गूंजी। स्कार की कलाई एक भयानक एंगल में मुड़ गई। वहां खड़े सब लोग जम गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये दुबला पतला लड़का पलटवार करेगा। दर्द के मारे स्कार के पसीने छूट गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पकड़ो इसे, सब के सब। मैं इसे ऐसा मारूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगा। उसके आदमी अपने सदमे से बाहर आए और चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने अपना बैग माता पिता की तरफ उछाला और पाइप उठाकर उनका सामना करने के लिए तैयार हो गया। एक ने मेरे सिर पर लकड़ी का डंडा मारा। मैं घूमकर बचा, अपनी कलाई को झटका दिया और पाइप का दूसरा सिरा उसके कमजोर हिस्से में घुसा दिया। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरी कोई भी मूवमेंट बेकार नहीं जा रही थी। हर स्ट्राइक सटीक निशाने पर लग रही थी। मेरा हर अटैक उनके किसी कमजोर जॉइंट पर होता था, बस उतना ही जितना खुद को बचाने के लिए काफी हो। उन्हें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि मैं बिल्कुल भी थकता हुआ नहीं लग रहा था। जब मैंने उनमें से दो को गिरा दिया तो बाकी लोग घबरा गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्कार अपनी टूटी हुई कलाई पकड़कर मुझे सदमे और गुस्से से घूर रहा था। तू है कौन? क्या तू कोई एबिलिटी यूजर है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे ठंडी और बिना पलक झपकाए आंखों से देखता रहा। इस अपोकलिप्स के महीनों में मैंने जो भी दर्द सहा था वो इस पल एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। पीछे हट जा या फिर मर। मेरी आवाज के खौफ ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। स्कार का चेहरा कांप उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका सामना किसी ऐसी दीवार से होगा। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने इस तनाव में खड़े ही थे, तभी फैक्ट्री के लोहे के दरवाजों से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। भीड़ में दहशत फैल गई। ज़ॉम्बीज़ गेट को टक्कर मार रहे हैं। क्या हो रहा है? वे अचानक पागल क्यों हो गए? डर किसी महामारी की तरह भीड़ में फैल गया। यहां तक कि स्कार भी मुझे भूल गया। वो और उसके आदमी उन मुड़ते हुए दरवाजों पर अपना सारा जोर लगाने लगे और उन्हें बंद रखने के लिए मलबा जमा करने लगे। लेकिन वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। टक्कर से दरवाजे टेढ़े हो रहे थे और कुंडी चटकने की आवाज कर रही थी। वो किसी भी पल टूट सकती थी। हर किसी के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। मेरे मम्मी पापा मेरे बगल में कांप रहे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने दरवाजों की तरफ एक नजर डाली। वे पुराने और जंग खाए हुए लोहे के बने थे। मेरे दिमाग में एक साहसिक ख्याल आया। मैंने अपनी स्टील पाइप उठाई और दरवाजों की तरफ चल पड़ा। कमरे की हर आंख मुझे अविश्वास से देख रही थी। तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? दरवाजे के पीछे से स्कार के एक आदमी ने मुझ पर चिल्लाकर कहा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपना हाथ उस ठंडी जंग लगी सतह पर टिका दिया। फिर वहां मौजूद हर इंसान की हैरान नजरों के सामने एक चमत्कार हुआ।
वे टूटे फूटे धसे हुए लोहे के दरवाजे ऐसे चिकने होने लगे जैसे समय पीछे की तरफ जा रहा हो। उनका हर एक डेंट गायब हो गया और टेढ़ा फ्रेम सीधा होकर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एक ही पल में उनके सामने एक चमकता हुआ स्टील का गेट खड़ा था जो एकदम फैक्ट्री न्यू और अटल था। बाहर खड़े ज़ॉम्बीज उस पर टकराए, लेकिन वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। उसने हर टक्कर को एक गहरी भारी आवाज के साथ सोख लिया। फैक्ट्री का पूरा फ्लोर शमशान की तरह शांत हो गया। वहां खड़ा हर इंसान बिना कुछ बोले मुझे घूर रहा था। स्कार का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे अपनी कलाई का दर्द तक याद नहीं रहा। उसने हकलाते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई। तेरी एबिलिटी ये रिपेयर है। मैंने समझाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और उसे ठंडी नजरों से देखा। अपोकलिप्स की दुनिया में ताकत ही एकमात्र ऐसी करेंसी थी जिसकी कोई कीमत थी। मैंने जो बेरहमी दिखाई थी और जो चमत्कार उन्होंने अभी अभी देखा था, उसने स्कार की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से सारा लालच गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरे और साफ डर ने ले ली थी। बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने माता पिता के पास गया। मम्मी ने मेरी तरफ एक ऐसे भाव से देखा जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसमें गर्व था, चिंता थी और कुछ ऐसा था जैसे वे अपने सामने खड़े इंसान को पूरी तरह पहचान नहीं पा रही हों। मैंने उनका हाथ पकड़ा और एक ऐसी नजर से देखा जो कह रही थी कि सब ठीक है। मम्मी, डरिए मत, मैं आ गया हूं। फिर मैंने बैग में हाथ डाला और एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और साफ पानी की एक बोतल निकालकर उन्हें दे दी। मम्मी, पापा, पहले कुछ खा लीजिए। खाने की खुशबू ने तुरंत कमरे में मौजूद हर आंख को अपनी तरफ खींच लिया। वे सर्वाइवर्स जिन्होंने न जाने कितने समय से कुछ नहीं खाया था, मेरे माता पिता के हाथों में खाने को घूर रहे थे। उनके गले से निगलने की आवाजें आ रही थीं और उनकी आंखें भूख से खोखली हो चुकी थीं। स्कार और उसके आदमी तो लगभग अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। एक ऐसी दुनिया में जहां खाने की कीमत सोने से भी ज्यादा थी, मैंने बिना पलक झपकाए ये सब निकाल लिया था। और इस बात ने उन्हें गेट ठीक करने वाले चमत्कार से भी ज्यादा हिलाकर रख दिया था। जब ये सब हो गया तो मैं वापस कार की तरफ मुड़ा। अब से यहाँ का बॉस मैं हूँ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन वो उस कमरे के हर कोने तक पहुंची। स्कार का चेहरा फड़का, फिर धीरे से उसका सिर झुक गया। फैक्ट्री पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। मेरी ताकत और अनलिमिटेड सप्लाईज के सामने स्कार की जो भी अथॉरिटी थी वो हवा में उड़ गई। मैंने उन्हें वहां से नहीं भगाया, क्योंकि मैन पावर भी एक रिसोर्स है। मैंने उन्हें पहरेदारी और आसपास के इलाके से ज़ॉम्बी क्लियरिंग के काम पर लगा दिया, जबकि खाने और लॉजिस्टिक्स का जिम्मा मैंने खुद संभाला। रोज मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लेता था, ये नाटक करते हुए कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं पूरी स्पीड से खाने और बाकी जरूरी सप्लाईज को रिफ्रेश कर रहा होता था। जब उनके सामने ताज़ा सप्लाईज के डिब्बे आते तो हर कोई मुझे खौफ और श्रद्धा से देखता। उन सबको लगा कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, जिसमें एक पॉकेट डायमेंशन है जो सामान से भरा हुआ है। भरपूर खाना और एक सुरक्षित ठिकाना मिलने के बाद सर्वाइवर्स में धीरे धीरे जान वापस आने लगी। मेरे मैनेजमेंट के नीचे वो पूरी अबैंडन्ड फैक्ट्री ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बन गई। मम्मी और पापा मेरे सबसे भरोसेमंद मददगार बन गए, जो लोगों को मैनेज करते और सप्लाईज बांटते थे। ग्रुप के बीच उनका सम्मान वापस लौट आया था और हर बीतते दिन के साथ उनका मनोबल बढ़ता जा रहा था। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात अभी भी मुझे खाए जा रही थी। बॉस लियो, ब्लू बे कम्युनिटी का वो पुराना प्रॉपर्टी मैनेजर, जिसने मेरे माता पिता जैसे बेबस और बूढ़े लोगों को बाहर मरने के लिए फेंक दिया था। ये कर्ज मुझे चुकाना था, आज नहीं तो कल। इसके अलावा ब्लू बे कम्युनिटी के डिफेंसेस और रहने के हालात इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं ज्यादा बेहतर थे। मैं अपने माता पिता और उन सभी लोगों को एक असली घर देना चाहता था, एक ऐसी जगह जो ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हो। अब समय आ गया था बॉस लियो से मिलने जाने का। एक हफ्ते बाद मैं पूरी तरह तैयार था।
अपनी रिफ्रेश एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैंने फैक्ट्री में मिली हर खराब इलेक्ट्रिक व्हीकल को उसकी ओरिजिनल फैक्ट्री कंडीशन में वापस कर दिया, पूरी तरह चार्ज कर दिया। मैंने दर्जनों नई प्रोटेक्टिव सूट्स, सेफ्टी हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स भी रिफ्रेश किए। हथियारों के लिए स्टील पाइप्स और हैचेट्स के अलावा मैंने अपने लोगों से फैक्ट्री के लोहे को घिसवाकर दर्जनों धारदार भाले बनवाए। जहां तक स्कार और उसके खास लोगों की बात थी, वे अब पूरी तरह से मेरे वफादार बन चुके थे। मैं उन्हें खाना और कपड़े दे रहा था, और अपोकलिप्स में ये जान से भी बड़ा कर्ज होता है। मैंने सबसे ताकतवर 20 लोगों को चुना, जिनमें स्कार भी शामिल था। निकलने से पहले मैंने अपनी टीम की तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, हम वहां भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम वो वापस लेने जा रहे हैं जो हमेशा से हमारा था। ब्लू बे कम्युनिटी की दीवारें मजबूत हैं, घर आरामदायक हैं, और हम वहां अपना एक असली घर बसाने वाले हैं। जो मेरे साथ हैं वो गाड़ी में बैठें। एक इंसान भी नहीं हिचकिचाया। उन्होंने मुझे जो कुछ भी करते देखा था, उसके बाद उनका मुझ पर भरोसा अंधा और अटूट हो चुका था। 20 लोगों का हमारा काफिला पूरे जोश के साथ ब्लू बे कम्युनिटी की तरफ निकल पड़ा। जब हम ब्लू बे कम्युनिटी के नॉर्थ गेट पर पहुंचे तो दीवार पर खड़े गार्ड्स ने हमें दूर से ही देख लिया था। वे हमारी अच्छी तरह से सुसज्जित टीम को देखकर पूरी तरह चौंक गए थे। स्कार, तुझे तो बाहर निकाल दिया गया था ना? तू यहाँ वापस क्या कर रहा है? स्कार, जो अब मेरा सबसे वफादार साथी था, उसने अपनी पीठ सीधी की और पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम यहाँ बॉस लियो के साथ एक पार्टनरशिप की बात करने आए हैं। तुम जैसों के साथ पार्टनरशिप? गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए नाक से कोड़ी। तभी मैं गाड़ी से बाहर निकला और चलकर आगे आया। बॉस लियो से कहो, मैंने शांति से कहा, कि एवन लिन वापस आ गया है। वो गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे ग्रुप के बीचों बीच खड़े देखकर उसे समझ आ गया कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने रेडियो पर खबर दे दी। जल्द ही नॉर्थ गेट खुला और बॉस लियो एक बड़ी भीड़ के साथ बाहर आया। उसके साथ शार्प ब्लेड स्क्वाड की कैप्टन लीना भी थी। बॉस लियो 40 के दशक में एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी आंखों में घमंड साफ दिखता था। उसने हमारे काफिले, हमारे नए गियर और हमारे तंदुरुस्त और खाए पिए चेहरों को देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर लालच चमक उठा। अरे वाह, तो ये जवान एवन लिन है, कुछ दिनों से दिखे नहीं। ये किस्मत कहां से खुल गई तुम्हारी? फालतू बातें छोड़ते हैं बॉस लियो, मैं अपने लोगों को ब्लू बे कम्युनिटी में शिफ्ट करने आया हूं। बॉस लियो का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने सालों का सबसे बड़ा चुटकुला सुन लिया हो, और वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। एवन, क्या तू आज उल्टी तरफ से सोकर उठा है? ब्लू बे कम्युनिटी मेरा इलाका है, तुझे अंदर आने का हक किसने दिया? इसने, मैंने चुटकुला बजाई। मेरे पीछे से स्कार ने एक डिब्बा उठाया और उसे खोल दिया। वो डिब्बा पूरी तरह से सील बंद फैक्ट्री फ्रेश कंप्रेस्ड क्रैकर से भरा हुआ था। बॉस लियो की हंसी अचानक रुक गई। उसके पीछे खड़े सारे गार्ड्स की आंखें फटी रह गईं। ब्लू बे कम्युनिटी के डिफेंसेस तो मजबूत थे, लेकिन आबादी ज्यादा होने की वजह से वहां हमेशा खाने की कमी रहती थी। उनका रोज का राशन बस एक सड़े हुए काले ब्रेड के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। कहाँ? तुझे इतना खाना कहाँ से मिला? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। मैं बस तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, सौदा मंजूर है या नहीं? बॉस लियो की आंखें सिकुड़ीं। और तू कैसा सौदा करना चाहता है? आसान सा, मेरे लोग अंदर आएंगे, हम खाने का एक हिस्सा देंगे, तुम सिक्योरिटी संभालोगे और हम मिलकर कम्युनिटी को चलाएंगे। ये सुनते ही बॉस लियो का चेहरा काला पड़ गया। बच्चे, तेरी भूख तो बहुत बड़ी है। मैं इस बेस का लीडर हूं। मैं किसी ऐसे ऐरे गहरे के साथ अपनी ताकत क्यों बांटूंगा जो कहीं से भी उठकर आ गया हो? यही मेरी शर्तें हैं। अगर तू नहीं मानेगा तो हम इसे जबरदस्ती छीन लेंगे। जबरदस्ती छीन लोगे? हाँ, अपने इन 20-25 लोगों के साथ। लेना। उसके आदेश पर लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड का हर मेंबर एक साथ आगे बढ़ा। उनसे एक ठंडी हवा की तरह जानलेवा खौफ बाहर आ रहा था। शार्प ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे का तुरुप का इक्का था, जिसका हर मेंबर लड़ाई में माहिर एबिलिटी यूजर था। मेरे लोग तुरंत टेंशन में आ गए। सिर्फ मैं था जो अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने लीना को देखा।
वो औरत जिसने एक बार मेरी मदद की थी, वो भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। कमांडर लीना, क्या आपको सच में लगता है कि हम अंदर नहीं आ सकते? लीना कुछ पल के लिए शांत रही, फिर उसने कहा, मिस्टर लिन, आप साफ तौर पर काबिल हैं, लेकिन ब्लू बे कम्युनिटी के पास 200 सिक्योरिटी वाले लोग हैं। जबरदस्ती घुसने का अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये उसकी तरफ से एक सच्ची चेतावनी थी। बॉस लियो संतुष्टि से मुस्कुराया। सुना तूने? अपनी किस्मत के साथ ज्यादा मत खेल। अपना सारा खाना हमें सौंप दे और शायद मैं तुझे और तेरे माता पिता को आम नागरिक की तरह अंदर आने दूं। बाकी तेरे लोगों को वहीं वापस भेज दे जहां से वे आए हैं। तो ये था उसका जवाब। मेरी सारी सप्लाईज निगल लेना और मेरे वफादार लोगों को भगा देना। काफी अच्छी चाल थी। मैं मुस्कुराया। लगता है हमारी बातचीत खत्म हो गई। मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी सबसे ऊंची रेजिडेंशियल टावर की तरफ इशारा किया। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द जोर देते हुए कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। मेरी बातों से पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर वो खामोशी जोरदार ठहाकों में बदल गई। बॉस लियो तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आ गया। लीना, तूने सुना? ये इस साल की सबसे मजेदार बात है। लेकिन लीना नहीं हंसी, वो बस मुझे घूरती रही। उसका चेहरा गंभीर था। उसे एहसास हो गया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मुस्कान मिटा दी और उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3। बॉस लियो की मुस्कान जम गई, हंसी रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे और एक बेचैनी सी फैलने लगी। वो 30 मंजिला टावर ब्लू बे कम्युनिटी की पहचान थी और सिक्योरिटी टीम के ज्यादातर लोगों के परिवार वहीं रहते थे। 2। जब मैंने गिनती 1 पर पहुंचाई तो बॉस लियो घबराहट छिपाने के लिए जोर से चिल्लाया, ये बस ब्लफ कर रहा है, इसे पकड़ो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1। जैसे ही मेरी गिनती खत्म हुई, मैंने अपनी एबिलिटी खोल दी। इस बार 1 मीटर के दायरे में नहीं, बल्कि उसे उसकी आखिरी लिमिट तक धकेल दिया। मैंने 100 मीटर दूर खड़ी उस टावर पर निशाना साधा और मन ही मन फुसफुसाया, रिफ्रेश। दुनिया अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। सैकड़ों खौफजदा आंखों के सामने वो 30 मंजिला टावर बुरी तरह झिलमिलाने लगी। जैसे कोई टीवी अपना सिग्नल खो रहा हो, उसकी आउटलाइन धुंधली होने लगी और वो पारदर्शी होने लगा। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग और उसके अंदर का सब कुछ बस अस्तित्व से मिट गया। वहां सिर्फ एक खाली बुनियाद बची थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। भीड़ का हर एक चेहरा पत्थर बन गया। उनके चेहरे पर एक ऐसा सदमा और डर छा गया जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। बॉस लियो के लोग पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। बॉस लियो खुद जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसके 200 सिक्योरिटी पर्सनल, जो उसका सबसे बड़ा घमंड थे, एक पल में बिखर गए थे। लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड भागे नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर भी भारी सदमा और खौफ छपा हुआ था। उसका वो हाथ जिससे उसने ब्लेड पकड़ी हुई थी, हल्का हल्का कांप रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी नजरों का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी काबिल सर्वाइवर को नहीं देख रही थी, बल्कि वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे इंसानों के बीच चलते हुए किसी भगवान को देख रही हो। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और वहां चलकर गया जहां बॉस लियो जमीन पर गिरा हुआ था। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी मॉन्स्टर को देख रहा हो। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तो अब क्या मेरे लोग अंदर आ सकते हैं? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। बॉस लियो ने पागलों की तरह सिर हिलाया और घिसटते हुए रास्ते से हट गया। मैंने उसे दूसरी बार देखने की जहमत भी नहीं उठाई। मैं पलटा और स्कार और बाकी लोगों की तरफ देखा, जो भी उतने ही सन्न थे। अंदर चलो। मेरी आवाज सुनकर मेरी टीम अपने सदमे से बाहर आई। उन्होंने मुझे एक ऐसे जोश के साथ देखा जो लगभग पूजा करने जैसा था। वे जानते थे कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग को मिटा सकता हूं। ये किस तरह की ताकत थी?
ऐसे लीडर के साथ अपोकलिप्स में जिंदा बचना अब कोई सवाल ही नहीं था। हमारा ग्रुप आगे बढ़ा और ब्लू बे कम्युनिटी की हर आंख हमें गहरी शांति और खौफ के साथ देख रही थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारा रास्ता रोक सके। लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे चलने लगे, जैसे वे हमें एस्कॉर्ट कर रहे हों। मैं जानता था, आज से ब्लू बे कम्युनिटी का एक नया मालिक था। अंदर जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम हिसाब चुकता करना था। बॉस लियो और उसके खास लोग, जिन्होंने सबका फायदा उठाया था और जुल्म किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने बस उनकी एबिलिटीज छीन लीं। मेरी रिफ्रेश एबिलिटी इवॉल्व होने के बाद अब जीवित चीजों पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी इंसान के शरीर को रिफ्रेश करके उसे पूरी तरह से हेल्थी कंडीशन में वापस ला सकता था, और जाहिर सी बात है, मैं उनकी एबिलिटी कोर को भी रिफ्रेश करके उसे उस स्टेट में ले जा सकता था जो अवेकनिंग से पहले थी। जब बॉस लियो एक अर्थ टाइप एबिलिटी यूजर से एक बिना ताकत वाला आम इंसान बन गया, तो उसका मनोबल पूरी तरह टूट गया। जहां तक लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड की बात थी, मैंने उन्हें अपनी तरफ लाने का फैसला किया। वे सच्चे फाइटर्स थे और उनका जमीर अभी भी जिंदा था, जो इस अपोकलिप्स में बहुत रेयर बात थी। लीना के सामने मैंने एक टैंक सेबर को रिफ्रेश किया, जिसका ब्लेड लड़ाई में टूट और मुड़ चुका था। फिर मैंने लगभग एक्सपायर हो चुकी एंटीबायोटिक्स की एक पेटी रिफ्रेश की और उसे वापस फैक्ट्री फ्रेश कंडीशन में कर दिया। लीना ने ये सब देखा और आखिर समझ गई, मेरी एबिलिटी कोई स्पेशल या रेस्टोरेशन वाली नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी, एक ऐसी ताकत जो सीधे प्रकृति के नियमों के लेवल पर काम करती थी। वो काफी देर तक चुप रही, फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और अपना सिर मेरे सामने झुका दिया। शार्प ब्लेड स्क्वाड आज से आपके हुक्म पर काम करेगा। शार्प ब्लेड स्क्वाड के मेरे साथ जुड़ने से ब्लू बे कम्युनिटी सच में पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ चुकी थी। मैंने नए नियम बनाए, चाहे कोई एबिलिटी यूजर हो या ना हो, हर किसी को अपनी मेहनत के बदले खाना मिलेगा। अनलिमिटेड सप्लाईज के साथ मैंने बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीत लिया। इसके साथ ही मैंने कम्युनिटी के हर बुरे तत्व को जड़ से उखाड़ फेंका। मेरे लीडरशिप में ब्लू बे कम्युनिटी पूरी तरह बदल गई, जिंदा दिल और खुशहाल। मेरे माता पिता ये सब गर्व और शांति के साथ देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी असली एबिलिटी क्या है। वे बस इतना जानते थे कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और एक ऐसा इंसान बन गया है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। जब बेस अच्छे से चलने लगा, तो मैंने एक गहरा सवाल पूछना शुरू किया, मेरी एबिलिटी की असली लिमिट कहाँ थी? नूडल्स को रिफ्रेश करना, बिल्डिंग को रिफ्रेश करना, क्या मैं किसी जिंदा इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता था? मुझे सिक्योरिटी टीम का एक आदमी मिला, जिसे लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी ने खरोच लिया था और वो अब ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। सबका मानना था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेजा, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक हल्की सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसका म्यूटेशन आंखों के सामने कम होने लगा। मैंने देखा कि उसके घाव भर गए और मेरे अंदर भावनाओं का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसके शरीर को उसके ओरिजिनल स्टेट में, इन्फेक्शन से पहले की हालत में वापस कर दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब कोई मौत की सजा नहीं थी, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं यहाँ था। इस खोज ने मुझे एक पूरी बिल्डिंग मिटाने से भी ज्यादा रोमांचित कर दिया। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस का इलाज कर सकता था, तो क्या इसका मतलब ये था कि मैं ज्यादा लोगों को बचा सकता हूँ? शायद मैं खुद इस अपोकलिप्स को ही खत्म कर दूं। एक बहुत बड़ा प्लान मेरे दिमाग में आकार लेने लगा, लेकिन इन सबसे पहले मुझे एक अपना पर्सनल मामला सुलझाना था। मैंने लीना को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसके पास इन्फर्नो नाम के सर्वाइवर ग्रुप के बारे में कोई ताज़ा खबर है। ये वही ग्रुप था जिसका लीडर ब्लेज था, जो एक पीक डी रैंक पायरोकाइनेसिस यूजर था, और जहां मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिली गई थी। लीना ने एक मैप निकाला और सड़क के दूसरी तरफ के एक बड़े सुपरमार्केट की ओर इशारा किया। ईस्ट साइड में ये सबसे बड़ा फैक्शन है। उनका लीडर ब्लेज है, जो एक पीक डी रैंक पायरोकाइनेसिस यूजर है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं सिर्फ लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड को अपने साथ ले गया।
हम एक रिफ्रेश्ड आर्मर्ड ऑफ रोडर गाड़ी में पूरे शहर को पार करते हुए सीधा उस सुपरमार्केट के बाहर जाकर रुके। उस सुपरमार्केट को एक मजबूत बेस में बदल दिया गया था। दीवारों पर हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। हमारे पहुंचते ही वे तुरंत अलर्ट हो गए। कौन है वहां? अपनी पहचान बताओ। लीना ने गाड़ी से बाहर झुककर साफ आवाज में कहा। ब्लू बे बेस, एवन लिन यहाँ इन्फर्नो बेस के लीडर ब्लेज से मिलने आए हैं। गार्ड्स ने शायद मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन ब्लू बे बेस का नाम उन्हें पता था। थोड़े इंतजार के बाद दरवाजे खुले। एक लाल लेदर की जैकेट पहने हुए आदमी बाहर आया और ठीक उसके पीछे चापलूसी भरी मुस्कान के साथ लिली आ रही थी। कुछ महीने बीत चुके थे और लिली की हालत काफी अच्छी लग रही थी। उसने मुझे देखा, पलकें झपकाईं और फिर उसके चेहरे पर नफरत भरी एक मजाकिया मुस्कान फैल गई। अरे देखो तो कौन है, एविन लिन। क्या हुआ, बाहर की दुनिया में टेक नहीं पाया तो रेंगते हुए इन्फर्नो में शामिल होने आ गया? वो अभी भी मुझे वही बेकार और दयनीय इंसान समझ रही थी जिसे वो छोड़कर गई थी। ब्लेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और जब उसकी नज़र मेरे पीछे खड़ी लीना और शार्प ब्लेड स्क्वाड पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक थकान सी दिखी जिसे उसने तुरंत घमंड के पीछे छिपा लिया। ब्लू बे बेस? कभी नहीं सुना। हम ऐसे ही भटकने वालों को नहीं रखते। हम सब सर्वाइवर्स हैं, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। अपनी गाड़ी और सप्लाईज यहीं छोड़ो और दफा हो जाओ। उसने ये बात गजब के घमंड के साथ कही थी। उसके दिमाग में उसकी डी रैंक पायरोकिनेसिस एबिलिटी ने उसे अजेय बना दिया था। लिली भी उसके पीछे पीछे उसी के सुर में सुर मिलाते हुए मजे लेने लगी। सुना तूने एवन, पुराने समय की खातिर मैं तुझे बता रही हूं, अपनी हद पार मत कर। तेरी जैसी हालत है, तू तो ब्लेज के जूते उठाने लायक भी नहीं है। मैंने उसके उस घमंडी और घटिया चेहरे को देखा और मैं हंस पड़ा। लिली, क्या तुझे वो खाली नूडल कप याद है जो तूने मुझ पर फेंका था? लिली पलकें झपकाकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं। क्या नूडल कप? मुझे याद नहीं, बस निकल यहां से, तू बीच में आ रहा है। मेरी मुस्कान गायब हो गई, मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। तुझे याद नहीं? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं आज यहां तुझे वो खिलाने आया हूं। लिली का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेतुकी बात सुन ली हो। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से हंसने लगी। एविन, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मुझे नूडल कप किस दम पर? ब्लेज ने अपने हाथ बांध लिए और मजाक उड़ाते हुए कहा। एक छोटे से मामूली इंसान के बहुत बड़े बोल। लगता है मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा कि ये कितनी दर्दनाक गलती है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसकी हथेली में एक धधकता हुआ फायरबॉल बन गया जो जबरदस्त गर्मी फेंक रहा था। शार्प ब्लेड स्क्वाड तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ गई। सिर्फ लीना और मैं अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़े रहे और उसके हाथ के फायरबॉल को देखते रहे। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या तेरे पास बस यही है? कितना दयनीय है। मैंने अपना हाथ उठाया। ब्लेज के हाथ में धधकता हुआ फायरबॉल ऐसे बुझ गया जैसे हवा में कोई मोमबत्ती बुझ गई हो। एक हल्की सी फुसफुसाहट के साथ वो बस गायब हो गया। ब्लेज के चेहरे पर जो घमंडी मुस्कान थी वो पत्थर की तरह जम गई। वो अपनी खाली हथेली को अविश्वास से देखने लगा। अभी क्या हुआ? मेरी आग कहाँ गई? उसने अपनी एबिलिटी को बार बार फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन आग की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं निकली। उसकी सबसे कीमती डी रैंक पायरोकाइनेसिस एबिलिटी खत्म हो चुकी थी। क्या? तूने मेरे साथ क्या किया? ब्लेज ने घबराहट से कांपती हुई आवाज में मेरी तरफ उंगली उठाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस अपनी नजर लिली की तरफ घुमाई जो डर के मारे पीली पड़ चुकी थी। तो अब बता, किस दम पर? लिली के होंठ कांप रहे थे, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि ब्लेज की खतरनाक एबिलिटी मेरे सामने आते ही काम करना बंद कर चुकी थी। डर ने उसके मुंह से हर एक शब्द छीन लिया था। लीना ने उसे कॉलर से पकड़ा और मेरे पैरों के पास पटक दिया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, सिसक सिसक कर रोने लगी और आंसू और नाक बहते हुए भीख मांगने लगी। मैंने इस तमाशे को देखा और मुझे कोई भी दया नहीं आई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। एक पिचका हुआ इंस्टेंट नूडल कप, बीफ फ्लेवर वाला, बिल्कुल वही जिसे उसने मुझ पर फेंका था। मैंने उसे अब तक संभाल कर रखा था। मेरे हाथ में वो खाली कप एक ही पल में बिल्कुल नया सील बंद नूडल कप बन गया।
मैंने उसे फाड़ा और अंदर का नूडल केक और सीजनिंग पैकेट्स बाहर निकाल दिए। सिर्फ वो खाली पेपर बोल बचा जिसे मैंने लिली के सामने रख दिया। लिली जमीन पर पड़े उस खाली बोल को घूर रही थी। ब्लेज ये सारा नज़ारा देख रहा था और आखिर समझ गया कि उसने कैसे इंसान से पंगा ले लिया था। उसके पैर भी जवाब दे गए और वो भी घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मेरी नज़र लिली पर थी और मैं खामोशी से तब तक देखता रहा जब तक उसने उस बोल का एक एक टुकड़ा और रैपर तक नहीं निगल लिया। इन्फर्नो बेस का गिरना मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान रहा। उनका लीडर टूट चुका था और उनके एबिलिटी यूजर्स मेरी ताकत से खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया। मैंने दोनों बेसेस को मिला दिया। ब्लू बे बेस अब शहर के पूर्वी हिस्से का सबसे ताकतवर सर्वाइवर फैक्शन बन चुका था। लिली का मामला हमेशा के लिए खत्म होने के बाद मैंने अपनी सारी एनर्जी बेस को विकसित करने और अपनी एबिलिटी की लिमिट्स पर रिसर्च करने में लगा दी। अगर ये खबर बाहर फैल जाती कि मैं ज़ॉम्बी वायरस का इलाज कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया हिल जाती। जब तक मैं खुद की रक्षा करने के लिए पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाता, तब तक इस राज को दफन रहना था। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब बनाई जिसे मेरे माता पिता मैनेज करते थे। ये उन लोगों के इलाज के लिए था जो इन्फेक्ट हो चुके थे लेकिन उन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिस भी इंसान का मैंने इलाज किया वो मेरी दिल से इज्जत करने लगा। जो मेरे साथ थे उन्हें मैंने असीमित खाने और मदद से नवाजा, और जो मेरे दुश्मन थे उन पर मैंने कोई रहम नहीं किया। एविन लिन नाम एक लेजेंड बन गया। कुछ लोग मुझे एक भगवान कहते जो जिंदगियां बचाता था, और कुछ मुझे एक दानव कहते जो जिंदगियां खत्म कर देता था। लेकिन वे चाहे जो भी कहते, कोई भी एक सच्चाई को नहीं झुठला सकता था। मैं इस अपोकलिप्स के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा था। अपोकलिप्स के 5वें साल में ब्लू बे बेस 1 लाख लोगों की एक बहुत बड़ी सिटी बन चुकी थी। हमारे पास एक पूरी तरह विकसित डिफेंस सिस्टम था, खुद का एग्रीकल्चर था और एक ऐसा समाज था जहां सब कुछ ऑर्डर में था। यहाँ लोग फिर से मुस्कुराने लगे थे, और मैं इस सिटी का बनाने वाला और रक्षक बहुत कम ही लोगों के सामने आता था। मेरा ज्यादातर समय सिटी के बीचों बीच बनी सबसे ऊंची टावर की चोटी पर बीतता था, जहां से मैं अपने बनाए हुए इस पूरे साम्राज्य को देखता रहता था। मेरी एबिलिटी अब इतनी इवॉल्व हो चुकी थी कि उसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। मैं वो सब कुछ कर सकता था जो मैं सोच सकता था। मैं अपनी नज़र की सीमा में आने वाली हर चीज को रिफ्रेश कर सकता था। मैं बंजर जमीन को रिफ्रेश करके उसे उपजाऊ बना सकता था। मैं किसी जहरीले पानी को रिफ्रेश करके उसे साफ कर सकता था। मेरी ताकत अब एक असली भगवान के करीब पहुंचती जा रही थी। लीना अब सिटी ऑफ होप की सुप्रीम कमांडर बन चुकी थी। वो मेरे पीछे खड़ी थी और अपनी रिपोर्ट दे रही थी। माय लॉर्ड, पश्चिम की तरफ से ज़ॉम्बीज की भीड़ हमारी तरफ बढ़ रही है, और उसके बीच में कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। एक समझदार एस रैंक म्यूटेंट ज़ॉम्बी। एक एस रैंक इस अपोकलिप्स का सबसे बड़ा खतरा था। इसके पास पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की ताकत होती है। ये सुनकर मेरी नज़र ने दूरियों को चीरते हुए देखा, और मैंने उसे देख लिया। आसमान को ढकने वाली करोड़ों ज़ॉम्बीज की एक काली लहर, और उसके ठीक बीच में हड्डियों के एक सिंहासन पर किसी सम्राट की तरह बैठा था वो एस रैंक म्यूटेंट। शायद उसने मेरी नज़र को महसूस कर लिया था। इतनी दूर से उसकी लाल आंखें मेरी आंखों से टकराईं। 100 मील दूर से मेरी तरफ एक कुचल देने वाला साइकिक प्रेशर उमड़ पड़ा। लीना के मुंह से दर्द की एक हल्की सी आवाज निकली और उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और वो सारा प्रेशर हवा में गायब हो गया। क्या तुम तैयार हो? मैंने पूछा। लीना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें स्थिर और पक्की थीं। होप आखिर तक आपके साथ खड़ी है। मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। नहीं, हम हारने वाले नहीं हैं। मैंने मुड़कर उसे और सिटी के हर एक इंसान को देखा। ये अपोकलिप्स अब इसके खत्म होने का वक्त आ गया है। मैं अकेला सिटी ऑफ होप से बाहर निकला और दीवार पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे सामने उस ज़ॉम्बी भीड़ का समंदर था जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार दिख रहा था। 1 लाख नागरिक सिटी के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर मुझे देख रहे थे।
वे डरे हुए थे और तनाव में थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें मुझ पर भरोसा था। उस एस रैंक म्यूटेंट ने एक ऐसी चीख मारी जो रूह को फाड़ दे और पूरी भीड़ को हमला करने का आदेश दे दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहें फैलाईं, जैसे मैं पूरी दुनिया को गले लगाना चाहता हूँ। देखने वाले हर इंसान को लगा कि मैं कोई दुनिया खत्म करने वाला अटैक छोड़ने वाला हूँ, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर मारने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ एक शांत सी दया थी। मेरी एबिलिटी कभी तबाही के लिए बनी ही नहीं थी, ये तो नई जिंदगी देने के लिए थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी ताकत का आखिरी कतरा तक बाहर निकाल दिया। मैंने कुछ भी रोक कर नहीं रखा। मेरा निशाना कोई एक ज़ॉम्बी नहीं था, कोई एक इलाका नहीं था। मेरा निशाना ये पूरी टूटी हुई, बर्बाद और मरती हुई दुनिया थी। ऐसा लगा जैसे खुद समय रुक गया हो। एक बहुत बड़ी और सौम्य सफेद रोशनी मेरे अंदर से निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। जहां भी वो रोशनी गई, खूंखार ज़ॉम्बीज़ वहीं रुक गए। उनके सड़े हुए शरीर ठीक होने लगे, उनकी धुंधली आंखें साफ हो गईं। उनकी नजरों में जो खून की प्यास और हिंसा थी, उसकी जगह उलझन और इंसानियत ने ले ली। रोशनी पूरी धरती को छूकर गुजरी और सूखी, फटी जमीन से हरी भरी घास बाहर आने लगी। हवा में छाई हुई ग्रे धुंध मिट गई और एक गहरा नीला आसमान सामने आ गया, जिसे दुनिया ने सालों से नहीं देखा था। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक म्यूटेंट खौफ से अपने ही शरीर को बदलते हुए देख रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध किया, लेकिन वो इसे रोक नहीं सका। ये दुनिया के मूल नियमों से जुड़ी एक ताकत थी। अंत में वो भी वापस एक इंसान के रूप में बदल गया और हैरानी से अपने ही हाथों को घूरने लगा। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी। वायरस से इन्फेक्ट हुआ हर एक इंसान वापस नॉर्मल हो गया था। अपोकलिप्स से बर्बाद हुई हर एक जमीन वापस जिंदा हो उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये 5 साल का भयानक सपना बस एक सपना ही था। सिटी ऑफ होप के अंदर पूरी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई स्क्रीन्स पर इस चमत्कार को बिना पलक झपकाए देख रहा था। किसी को नहीं पता कि कितना समय बीता। फिर एक इंसान खुशी के आंसू रोते हुए गिर पड़ा, फिर दूसरा, यहां तक कि जश्न की एक जोरदार दहाड़ ने पूरी सिटी को हिला दिया और इस नई दुनिया में गूंज उठी। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं सिटी की दीवार पर खड़ा था और गर्म हवा को महसूस कर रहा था। मैं पीछे मुड़ा और मैंने लीना को देखा। मैंने अपने माता पिता को देखा। मैंने अनगिनत चेहरों को खुशी और उम्मीद से भरा हुआ देखा। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने पड़ा वो नूडल कप अनगिनत बार रिफ्रेश हो सकता था और मेरे पैरों के नीचे की ये दुनिया भी।